ये कहानी शुरू होती है बरस 1995 के उन आखिर के महीनों से, जब नरसिम्हा राव की सरकार से एक एक कर निकलकर बाहर आने वाले घोटाले नरसिंह राव की सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहे थे। पहले चीनी आयात घोटाला, फिर दूरसंचार घोटाला, फिर हवाला कांड, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सूरज मंडल को रिश्वत देने का मामला, और जब नरसिम्हा राव खुद देश के प्रधानमंत्री पर 3 करोड़ रुपए देने की रिश्वत का मामला सामने आया, तब तो देश की फिजा में चुनाव के महीनों पहले से ही माहौल बन गया था कि देश आने वाले वक्त में नरसिंह राव को अपने प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहता है। मेरी बातों पे गौर करिएगा, नरसिंह राव को प्रधानमंत्री के पद पे नहीं देखना चाहता है। किसे प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता है यह देश को मालूम नहीं था, ना देश ने तय किया था। यही वजह थी कि जब बरस 1996 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो वो नतीजे खंडित जनादेश थे, यानी उन नतीजों के भीतर महज 140 सीटों पर कांग्रेस को समेटकर जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल तो किया था, मगर किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं दी थी कि वो पार्टी सत्ता बनाना तो दूर, सत्ता बनाने का दावा पेश करने की जरूरत भी कर सके। लिहाजा सभी पार्टियां एकजुट हो चुनाव आयोग के सामने मध्यावधि चुनाव की पेशकश लेकर जाने को तैयार हो रही थी कि तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, जब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल शर्मा अचानक से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा देते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वाजपेयी के पास महज 161 सीटों वाली भाजपा के इतर किसी ऐसी पार्टी का समर्थन है भी या नहीं जिसके सहारे वो 272 सीटों के जादुई आंकड़े तक पहुंच सकें। तब बहुत सवाल उठा था कि राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों किया, क्यों सीधा बिना अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार बनाने का दावा पेश किए हुए भी वाजपेयी को शपथ दिलवा दी। तब तो इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था, मगर आज हम आपको इस बात का जवाब दे सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखी हुई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के हवाले से, जिस किताब में नीरजा एक बेहद दिलचस्प खुलासा करते हुए लिखती हैं कि असल में राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी को जो शपथ दिलवाई थी उसके पीछे खिचड़ी राव की पकाई हुई थी। राव जो वाजपेयी के पुराने दिनों से मुरीद थे और चाहते थे कि अगर वो देश की गद्दी पे ना बैठें तो हर कीमत पर वाजपेयी ही बैठें, और चूंकि पंडित शंकर दयाल शर्मा के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात थे, उन्हीं ताल्लुकातों के चलते उन्होंने पंडित शंकर दयाल शर्मा के जरिए वाजपेयी को शपथ दिलवाई जिससे वाजपेयी प्रधानमंत्री बन सके। मगर अगर किसी के शपथ दिलवाने से और किसी के चाहने से कोई देश का प्रधानमंत्री बना रह जाता तो बात ही क्या थी। उसके लिए फ्लोर पर बहुमत साबित करना होता है, जो बहुमत साबित वाजपेयी कर नहीं पाए। लिहाजा महज 13 दिनों के भीतर भीतर देश की एक केंद्र सरकार औंधे मुंह गिरी। यह महज 15 दिनों के भीतर भीतर देश के दूसरे प्रधानमंत्री का इस्तीफा था, जिसके बाद कहानी में आगे क्या होता है इसे जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा संसद भवन से चंद फरलांग की दूरी पर आंध्रा भवन के उस एक बंद कमरे के भीतर, जहां देश के 8 अलग अलग सूबों के ताकतवर क्षत्रप एक साथ एक बैठक कर रहे थे। यह बैठक सत्ता के भावी समीकरण बनाने के लिए नहीं थी, क्योंकि वो समीकरण तो पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। वाजपेयी के इस्तीफे के पहले ही समूची रूपरेखा तैयार हो चुकी थी कि किस तरह देश के अलग अलग 13 ताकतवर क्षत्रप आपस में मिलकर 181 लोकसभा सीटों वाला तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे, जिस तीसरे मोर्चे को कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के नाम पर अपने 140 सांसदों का बाहरी समर्थन देकर सरकार बनवाएगी। यह बैठक तो महज और महज इसलिए हो रही थी कि तीसरे मोर्चे की बनने वाली भावी सरकार में देश का प्रधानमंत्री होगा कौन, चूंकि जाहिराना तौर से इन 13 दलों के गठबंधन के भीतर का हर एक नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद का सबसे काबिल उम्मीदवार मान रहा था, जिसके चलते किसी एक नाम पे समूचा गठबंधन सहमत हो नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि आंध्रा भवन के भीतर होने वाली उस दिन की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी ऐसे नेता को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा जो इन 13 दलों के गठबंधन का हो ही ना। वो इस वक्त देश की सियासत से मीलों दूर हो, मगर उसे देश चलाने का कभी न कभी अनुभव रहा हो। और जब इस कतार में संभावित उम्मीदवारों की गिनती की गई तो जो नाम फाइनल निकल के सामने आया वो था देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें देश चलाने का अनुभव भी था। वो वर्तमान सियासत से दूर भी थे, और सबसे अहम बात, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के चलते वो उस ओबीसी समुदाय के बड़े मसीहा माने जाते थे, जिस ओबीसी समुदाय की इस 13 दलों वाले संयुक्त मोर्चा को ताकतवर बनाने में अहम भूमिका रही थी। लिहाजा वीपी के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं हुई, और देश के 8 अलग अलग सूबों के ताकतवर क्षत्रप थाल में सजा के प्रधानमंत्री का पद लेकर पहुंच गए वीपी के दर पर।
मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वीपी अपने दर पर आए इन 8 मुख्यमंत्रियों को ये कह के बैरंग वापस कर देते हैं कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है। ऐसे में अगर उन्होंने अब प्रधानमंत्री का पद स्वीकारा तो ये प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा का हनन होगा, जो वो चाहते नहीं हैं। अब जाहिराना तौर से मुद्दतों बाद मिले वीपी जैसे हल को इस कदर अपने से दूर जाता देख हताश और निराश जनता दल के नेताओं ने वीपी से ही ये गुजारिश कर ली कि फिर आप ही बता दीजिए प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो विश्वनाथ ने सुझाव दिया पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योतिरिंद्र बासु का, जिसके बाद संयुक्त मोर्चा के ये तमाम नेता सीधा पहुंच गए ज्योतिदा के पास, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी तो हो गए मगर उनकी अपनी खुद की पार्टी माकपा ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी भूल करते हुए ज्योतिदा के नाम पे वीटो कर दिया। जिसके बाद जाहिराना तौर से 2 विकल्पों के इस कदर अपने खुद के पांव पीछे खींच लेने के बाद मत्था ठोकते जनता दल के नेताओं ने ज्योतिदा से गुजारिश की कि फिर आप ही बता दीजिए कि किसका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए फाइनल किया जाए। तो ज्योतिदा ने सुझाया कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा का नाम। हालांकि अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना में लालू प्रसाद यादव ये दावा करते हैं कि उन्होंने संयुक्त मोर्चा के नेताओं के समक्ष एचडी देवगौड़ा के नाम का प्रस्ताव रखा। अब नाम का प्रस्ताव रखा किसने, ये पक्की तरह तो नहीं कहा जा सकता है, मगर इतना पक्का जरूर था कि जब तीसरे मोर्चे के इन तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा के सामने रखा तो देवगौड़ा अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री बनने को राजी हो गए। और इस तरह महज 20 दिनों के भीतर भीतर दिल्ली ने देखा अपना तीसरा प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, जिसके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सियासत और सियासत को कवर करने वाले तमाम लोग शांति के साथ राहत की सांस लेते हैं कि चलिए अब देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन ही गए हैं तो आने वाले 5 वर्ष स्थायित्व से सरकार चलेगी। मगर 5 वर्ष तो दूर की कौड़ी है, अभी देवगौड़ा साहब की सरकार को चले जुम्मा 1 बरस भी ना होने को आए थे कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि देवगौड़ा साहब ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह महज 12 महीनों के भीतर भीतर देश के चौथे प्रधानमंत्री का इस्तीफा था जो दिल्ली देख रही थी। अब इस्तीफे के पीछे की अंतर कथा भी 2 अलग अलग किताबों में 2 अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलती। पहली अंतर कथा दर्ज है वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी के भीतर, जिस किताब के भीतर वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर दर्ज करते हैं कि असल में तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को यह उम्मीद थी कि उनके समर्थन के सहारे बनने वाली इस तीसरे मोर्चे की सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद देवगौड़ा उन्हें चारा घोटाले के भीतर होती सीबीआई की उस जांच में राहत दिलवाएंगे जो जांच लगातार लालू की गर्दन दबोच रही थी। मगर जब देवगौड़ा ने यह कहते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए कि वो किसी भी तरह की न्यायिक जांच में कोई पक्षपात नहीं करेंगे, उसे वैसे ही निष्पक्ष होने देंगे, तो लालू देवगौड़ा पर भड़क गए। इतना भड़के कि एक दफा तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे देवगौड़ा से लालू प्रसाद यादव ने 2 टूक लहजे में कहा, कोटेड वाक्य लिखा है कि क्या जी इसी दिन के लिए बनाए थे तुमको प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमको प्रधानमंत्री बना के, अब देखते हैं कैसे रहोगे प्रधानमंत्री। हालांकि यह महज एक ही अंतर कथा है। देवगौड़ा के इस इस्तीफे के पीछे की दूसरी अंतर कथा के लिए हमें चलना पड़ेगा प्रणब दा की आत्मकथा के भीतर, जिस आत्मकथा के भीतर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दर्ज करते हैं कि असल में देवगौड़ा के इस इस्तीफे की वास्तविक वजह कांग्रेस की वो समर्थन वापसी थी, जिसके पीछे की असल वजह यह थी कि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि उसके 140 सांसदों के बाहरी समर्थन के सहारे चलने वाली इस तीसरे मोर्चे की सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवगौड़ा कांग्रेस को बोफोर्स मामले में लंबित उस मुकदमे में राहत पहुंचाएंगे जो मुकदमा लगातार कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुका था। मगर जब देवगौड़ा ने लालू वाले चारा घोटाले वाले मामले की ही तरह यहां भी किसी भी तरह की न्यायिक जांच में पक्षपात लेने से इनकार किया तो कांग्रेस ने बदले में देवगौड़ा की सरकार से अपने पांव पीछे खींच लिए, लिहाजा देवगौड़ा की सरकार औंधे मुंह गिर गई और इसके बाद शुरू हुई नए सिरे से तीसरे मोर्चे के लिए संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की वो जान की तलाश, जो जान की तलाश मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, जीके मूपनार से होते हुए कर्नाटक के जनता दल के वरिष्ठ नेता बोमई साहब तक पहुंचकर समाप्त हो गई। यानी तीसरे मोर्चे के नेताओं ने तय किया कि कर्नाटक जनता दल के वरिष्ठ नेता एसएन बोमई साहब बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री।
ये बात इस हद तक पक्की हो चुकी थी कि कर्नाटक के भीतर बाकायदा पत्रकार वार्ता कर इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि जनता दल के वरिष्ठ नेता एस.एन. बोवई साहब ही होंगे देश के भावी प्रधानमंत्री। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऐन मौके पर बोवई साहब के नाम पे दक्षिण भारत के दो बड़े सूबे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री करुणानिधि और चंद्रबाबू नायडू बोवई के नाम पर वीटो कर देते हैं। वजूहातें दोनों की अलग अलग थीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वीटो इसलिए किया चूंकि तब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच कृष्णा नदी पर बने अलमाटी बांध को लेकर विवाद गहराया हुआ था, और करुणानिधि ने वीटो इसलिए किया चूंकि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच ऐतिहासिक सदियों पुराने कावेरी जल विवाद के चलते किसी भी कीमत पर करुणानिधि कर्नाटक के ही एक और नेता को प्रधानमंत्री के पद पर बैठे देख सकते नहीं थे। और दक्षिण भारत के इन दो ताकतवर मुख्यमंत्रियों के वीटो के बाद तीसरे मोर्चे के किसी नेता के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोमई साहब को प्रधानमंत्री बनवा सके। लिहाजा बोमई साहब का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर बिल्कुल पक्का होते होते अचानक से औंधे मुंह गिर गया, और इसके बाद शुरू होती है नए सिरे से आंध्र भवन के भीतर बैठकों की वो कतारें, जिन कतारों के भीतर दिन रात सुबह से लेकर शाम तक तीसरे मोर्चे के तमाम नेता इसी मसले पर माथापच्ची करने में जुटे हुए थे कि आखिर तीसरे मोर्चे का अगला प्रधानमंत्री होगा कौन। जिस सवाल के जवाब के तौर पर ही एक बैठक के भीतर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने नाम आगे किया इंदर कुमार गुजराल का, जो आपातकाल के पहले तलक कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के करीबी थे, देश के तमाम अहम महकमों के मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे, मगर आपातकाल के कालखंड में संजय गांधी से विवाद के चलते कांग्रेस से दूर हुए। फिर एक लंबा वक्त भारत के राजदूत के तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में बिताया, और हाल फिलहाल में बरस 1988-89 के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद से लगातार जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता के तौर पे अपनी सांगठनिक भूमिकाएं राज्यसभा सदस्य के तौर पर निभाते आ रहे थे। जाहिराना तौर से गुजराल का नाम कोई ऐसा नाम नहीं था जिस पर तीसरे मोर्चे के तमाम नेता खुशी से उछल पड़ते, मगर कोई ऐसा नाम भी नहीं था जिस पे तीसरे मोर्चे के तमाम नेता अपने अपने म्यान से तलवारें निकाल लें। लिहाजा एक लंबे अरसे से प्रधानमंत्री के मसले पर ही माथापच्ची कर थक हार चुके जनता पार्टी के नेताओं ने आखिरकार ये तय कर लिया कि चलिए ठीक है, गुजराल साहब ही सही, कम से कम कोई खुश नहीं है तो कोई दुखी भी नहीं है। और इस तरह महज 12 महीनों के भीतर भीतर देश का चौथा प्रधानमंत्री दिल्ली की गद्दी पर नजर आता है। देश के 12वें प्रधानमंत्री के तौर पर इंदर कुमार गुजराल शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री पद की।